हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास पार्ट 3, क्योंकि इसके पहले क्लास 1 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा दिया हूँ। ये तीसरा है ना। कल मैं पढ़ाया था आपको हंटर आयोग, रैले आयोग और सैंडलर आयोग, ये मैं पढ़ाया था। ये तीसरा है जिसमें हम क्लास लेकर चले। इसमें हम तीसरा पढ़ाएंगे हार्टोग समिति, मूल शिक्षा की वर्धा योजना, सर्जेंट योजना और राधा कृष्णन आयोग। 4 समितियों को इसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, शिक्षा से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको आधुनिक भारत में शिक्षा के इतिहास में। इस क्लास को समझने से पहले, इसके पहले मैं जो 2 क्लास शिक्षा पे ले चुका हूँ उसको आप देखेंगे तो ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का इतिहास। हार्टोग समिति, हार्टोग समिति समझिएगा 1929। समझिएगा, शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने पर शिक्षा का जो स्तर था वो गिरने लगा था, है ना। शिक्षण संस्थाओं में अंधाधुंध वृद्धि होने के कारण शिक्षा का जो स्तर था वो गिरने लगा था। इसी समस्या के समाधान के लिए लॉर्ड इरविन ने, इसी समस्या के समाधान के लिए लॉर्ड इरविन ने सर फिलिप हार्टोग, सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में, सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में 1929 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। एक शिक्षा आयोग का गठन किया था, है ना, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह शिक्षा के लेवल गिर रहे थे, शिक्षा का स्तर गिर रहे थे, उनका सुधार किया जाए, है ना। और इसी के सुधार को लेकर सर फिलिप हार्टोग ने कुछ सुझाव दिए थे। उनमें जो पहला सुझाव दिया था वह सुझाव ये था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के महत्ता पर बल देना चाहिए, है ना। प्राथमिक शिक्षा के महत्ता पर, प्राथमिक शिक्षा के महत्ता पर बल देना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही, केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही यानी छात्रों को ही आपको माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा दिया जाना चाहिए, है ना। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। समझिएगा, इन्होंने पहला सुझाव दिया क्या था कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल देना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया था कि केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा दिया जाना चाहिए। जो छात्र कमज़ोर हैं, जो छात्र कमज़ोर हैं उन्हें कक्षा 8 के बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने का पीछे उनका मुख्य रीज़न ये था कि जो लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है उन्हें कक्षा 8 के बाद उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपने जीवन यापन चला सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये इन्होंने सुझाव दिया था। और तीसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा के सुधार करने के लिए, विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधी नियम को और कड़े करना चाहिए, है ना। विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम, के प्रवेश संबंधी नियम, प्रवेश संबंधी नियम कड़े करने चाहिए, कड़े होने चाहिए। समझिएगा, फिर समझिएगा, है ना। इन्होंने तीसरा सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए, विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है वो बनाए रखने के लिए उसके प्रवेश संबंधी जो नियम हैं वो कड़े करने चाहिए ताकि ऐसे कोई छात्र उसमें प्रवेश न कर सके जो शिक्षा के स्तर को गिराए, है ना। इसलिए इन्होंने सुझाव दिया था। फिर समझिएगा,
1917 के बाद जिस तरह भारत में शिक्षण संस्थाओं की अंधाधुंध वृद्धि हुई थी, उस वृद्धि के कारण शिक्षा का जो स्तर था वो गिरने लगा था। इसी समस्या के समाधान के लिए लॉर्ड इरविन ने सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में 1929 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया, है ना, जिन्हें यह निर्देश दिया गया कि आप सुझाव दीजिए कि भारत में शिक्षा का स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने 3 सुझाव दिया। पहला सुझाव दिया कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल देना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दिया जाए जो इस शिक्षा के लिए समर्पित हों। बाकी जो कमज़ोर छात्र हैं उन्हें कक्षा 8 के बाद व्यावसायिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि वो रोजगारपरक शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना आत्मनिर्भर बन सके। और तीसरा इन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय का जो प्रवेश संबंधी नियम है वो कड़े करना चाहिए, ताकि अनावश्यक उसमें भीड़ न बढ़े और शिक्षा के स्तर न गिरे। ये इन्होंने सुझाव दिया था। ये आपका हार्टोग समिति थी। अब हम दूसरा समिति की बात करते हैं। आपको मूल शिक्षा की वर्धा योजना, मूल शिक्षा की वर्धा योजना समझिएगा। आखिर मूल शिक्षा की वर्धा योजना था क्या? मूल शिक्षा की वर्धा योजना, वर्धा योजना समझिएगा 1937, समझिएगा अक्टूबर 1937 में वर्धा में, अक्टूबर 1937 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि एक राष्ट्रीय योजना की नीति तैयार की जाए, है ना, एक राष्ट्रीय योजना की नीति तैयार की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना तैयार किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना एक तैयार की जाए, है ना। और इस योजना का जो अध्यक्ष बनाया गया वह जाकिर हुसैन को बनाया गया, जाकिर हुसैन को बनाया गया। समझिएगा, मूल शिक्षा की वर्धा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि भारत में आपको हस्तशिल्प आधार पे शिक्षा का विकास किया जाए, यानी गतिविधियों के आधार पे शिक्षा प्रदान किया जाए, है ना। जाकिर हुसैन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वह ये था कि गतिविधियों के आधार पे शिक्षा प्रदान की जाए, है ना। इसमें सुझाव दिया था कि इन्होंने पाठ्यक्रम में आपको हस्तशिल्प आधारित पाठ्यक्रम को शामिल किया जाए, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा को शामिल किया जाए। इन्होंने कहा था कि भारत में जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना का विकास करना है तब तक लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, उन्हें हैंड टेक्निकल शिक्षा नहीं दी जाएगी, रोजगारपरक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक शिक्षा का विकास संभव नहीं हो सकता। इसीलिए वर्धा में जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कांग्रेस के सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना तैयार की गई। इन्होंने सुझाव दिया था कि आपको पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प आधारित, दस्तकारी आधारित आपको शिक्षा दी जाए। फिर इन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि प्रथम 7 वर्षों तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए, है ना। और शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो आपको मातृभाषा में होना चाहिए, इन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि प्रथम 7 वर्षों तक जो शिक्षा होना चाहिए वह अनिवार्य एवं निःशुल्क होना चाहिए, और शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह आपको मातृभाषा में होना चाहिए, है ना। बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। और तीसरा सुझाव दिया था कि कक्षा 2 से लेकर 7 तक
शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह हिंदी होना चाहिए, है ना। तीसरा सुझाव दिया था जाकिर हुसैन ने कि कक्षा 2 से लेकर 7 तक शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, जबकि कक्षा 8 के बाद शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो आपको अंग्रेजी होना चाहिए, है ना। कक्षा 8 के बाद शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह अंग्रेजी होना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। फिर समझिएगा, मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 अक्टूबर 1937 में वर्धा ने कांग्रेस ने भारत में शिक्षा को विकास को लेकर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना तैयार की, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था जाकिर हुसैन को। इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वह आपको गतिविधियों के आधार पर शिक्षा प्रदान करना था। उन्होंने सुझाव दिया था कि पाठ्यक्रम में हस्तकारी या हस्तशिल्प शिक्षा को शामिल करना चाहिए। साथ ही प्रथम 7 वर्षों में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाना चाहिए बच्चों को। साथ ही जो शिक्षा दिया जाना चाहिए वह मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। और तीसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि कक्षा 2 से लेकर 7 तक शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वह हिंदी होना चाहिए, और कक्षा 8 के बाद जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वह अंग्रेजी होना चाहिए। लेकिन मूल शिक्षा की वर्धा योजना अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई। अपने उद्देश्यों में सफल नहीं होने का मुख्य रीजन ये था कि प्रांतों से कांग्रेस सरकार को त्याग पत्र देना, साथ ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होना। इस राजनीतिक उठापटक में आपको मूल शिक्षा की वर्धा योजना सफल नहीं हो पाई। तब आगे चल करके तीसरा शिक्षा योजना लागू किया गया। आपको तीसरा शिक्षा योजना जो लागू हुआ वह हो गया आपको शिक्षा की सर्जेंट योजना, है ना। शिक्षा की सर्जेंट योजना 1944 में लागू हुई थी, है ना। शिक्षा की सर्जेंट योजना 1944। समझिएगा, सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में सर्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा को लेकर एक शिक्षा योजना की नीति अपनाई गई, है ना। सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक शिक्षा योजना लागू की गई, जिसे सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। फिर समझिएगा, सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक योजना प्रस्तुत की गई, है ना। शिक्षा से संबंधित एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है ना। शिक्षा की सर्जेंट योजना जो 1944 में लागू हुई थी वह सर जॉन सर्जेंट की अध्यक्षता में लागू हुई थी। इन्होंने शिक्षा को लेकर एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। उस शिक्षा योजना में इन्होंने सुझाव दिया कि इन्होंने पहला सुझाव दिया था, एक नंबर में सुझाव दिया था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, है ना। इन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 11 वर्ष के बच्चों को आपको अनिवार्य व्यापक एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। और तीसरा सुझाव दिया था कि 11 से 17 वर्ष के बच्चों में से 11 वर्ष के आयु में 11 वर्ष के आयु में जो कुछ चुनिंदा बच्चे हैं उन्हीं को उच्च शिक्षा दिया जाए। कुछ
चुनिंदा बच्चे हैं उन्हीं को उच्च शिक्षा दिया जाए, है ना, उन्हीं को उच्च शिक्षा दिया जाए। समझिएगा, सर सार्जेंट योजना, सर सार्जेंट ने शिक्षा के विकास को लेकर पहला जो सुझाव दिया, उसमें पहला सुझाव ये था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री प्राइमरी यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए या शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें दूसरा सुझाव दिया था कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व्यापक एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए, अनिवार्य व्यापक एवं निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसमें तीसरा सुझाव दिया था कि 11 से 17 वर्ष के आयु के जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ चुनिंदा बच्चों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना, उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। ये इन्होंने सुझाव दिया था। इसी में इन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि जो शिक्षा होना चाहिए वो आपको तकनीकी होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए एवं कला विषयक होना चाहिए, है ना, कला विषयक पर आधारित शिक्षा होना चाहिए, है ना, पर आधारित शिक्षा होना चाहिए। समझिएगा, इन्होंने दूसरा सुझाव दिया था कि शिक्षा तकनीकी होनी चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए और कला विषयक आपको शिक्षा होना चाहिए, इन्होंने सुझाव दिया था। और तीसरा सुझाव दिया था कि आपको माध्यमिक, उत्तर माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे समाप्त कर देना चाहिए, है ना, उत्तर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, है ना, समाप्त कर देना चाहिए। और चौथा सुझाव दिया था कि 20 वर्षों तक के सभी व्यक्तियों को साक्षर बना देना चाहिए, है ना, साक्षर बनाना चाहिए। ये इन्होंने सुझाव दिया था। फिर समझिएगा, है ना, शिक्षा की सार्जेंट योजना 1940 सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में ये गठित किया गया था। शिक्षा की योजना को प्रस्तुत किया था इन्होंने पहला सुझाव दिया था कि पहले सुझाव में दिया था कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आपको प्री प्राइमरी शिक्षा दी जानी चाहिए। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 5+3 में, वो आपको 3 वर्षों आ जाता है जो आंगनबाड़ी में भेजा जाता है। तो इन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा दी जानी चाहिए। इनमें दूसरा सुझाव दिया कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व्यापक एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए और 11 से 17 वर्ष के बच्चों के आयु में जो चुनिंदा बच्चे हैं उन्हीं को शिक्षा दिया जाना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया कि तकनीकी शिक्षा होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए और कला विषयक और आधारित शिक्षा होना चाहिए। तीसरा सुझाव दिया कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए और चौथा सुझाव दिया कि 20 वर्ष के जितने भी वयस्क हैं, 20 वर्ष तक जितने भी वयस्क हैं उन्हें साक्षर बना देना चाहिए। ये इनमें सुझाव दिया गया था, है ना, शिक्षा की सार्जेंट योजना में आपको सुझाव दिया गया था। अब हम बात करते हैं राधाकृष्णन आयोग। समझिएगा, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949। समझिएगा, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला आयोग का गठन किया गया वह आपको राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था, है ना। स्वतंत्रता के बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा के विकास को लेकर के स्वतंत्रता के बाद गठित पहला आयोग कौन था, समिति कौन थी, तो राधाकृष्णन आयोग या राधाकृष्णन समिति, है ना। आप देखिएगा, राधाकृष्णन समिति का जो मुख्य उद्देश्य था, राधाकृष्णन आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वह विश्वविद्यालयों के शिक्षा का विकास करना था, है ना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा का विकास करना था और सुधार करना था, है ना। विश्वविद्यालयों में शिक्षा के सुधार से संबंधित, विश्वविद्यालयों में शिक्षा से सुधार से संबंधित राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद गठन किया जाने वाला यह पहला आयोग था। इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया ये हम देख लेते हैं। पहला इन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय से पूर्व
विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का शिक्षा होना चाहिए, है ना। 12 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। इन्होंने पहला सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का शिक्षा होना चाहिए, उसके बाद आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का 3 उद्देश्य होना चाहिए, है ना। उच्च शिक्षा का 3 उद्देश्य होना चाहिए, 3 उद्देश्य होना चाहिए, है ना। उच्च शिक्षा का 3 उद्देश्य होना चाहिए। पहला था इनका सामान्य शिक्षा, दूसरा था व्यावसायिक शिक्षा, और तीसरा था आपको सरकारी शिक्षा, है ना। इन्होंने उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्यों को बताया था, सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सरकारी शिक्षा। इन्होंने 3 उद्देश्यों को बताया था, शिक्षा के उद्देश्यों में 3 उद्देश्यों को बताया था। तीसरा सुझाव दिया था कि प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए स्नातक की उपाधि को समाप्त कर देना चाहिए, है ना। प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए स्नातक की उपाधि समाप्त कर देनी चाहिए, है ना। समाप्त होना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। फिर समझिएगा, है ना। विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, उच्च शिक्षा के 3 उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सरकारी शिक्षा। और तीसरा सुझाव दिया था कि प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए स्नातक की उपाधि समाप्त कर देनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे, ओके। उसके बाद इन्होंने चौथा जो सुझाव दिया था वह सुझाव ये था कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, है ना। इन्होंने सुझाव दिया था। चौथा सुझाव दिया था कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के तर्ज पर आपको ग्रामीण विश्वविद्यालय होनी चाहिए, है ना। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। पांचवा सुझाव दिया था कि महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। छठा सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। विश्वविद्यालय की शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था। छठा सुझाव दिया था कि आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, है ना। उसके बाद इन्होंने सातवां सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिन का अध्ययन कार्य होना चाहिए, है ना। अध्ययन
कार्य होना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव दिया था, है ना। विश्वविद्यालयों में 180 दिन का अध्ययन कार्य होना चाहिए। और 8वां इन्होंने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा की देख रेख के लिए, है ना, 8वां सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की देख रेख के लिए, शिक्षा की देख रेख के लिए आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए, आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिया था, है ना। और समझिएगा, इन्हीं के सुझाव पर 1953 में यूजीसी का गठन किया गया, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गठन की गई। कब? 1953 में। किसके सुझाव पे? राधा कृष्णन आयोग के सुझाव पे। तो ये आपको था राधा कृष्णन आयोग सुझाव। फिर समझिएगा, राधा कृष्णन आयोग सुझाव, राधा कृष्णन आयोग स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के संदर्भ में गठित किया गया पहला समिति थी, है ना। इस समिति ने विश्वविद्यालय के शिक्षा में सुधार से संबंधित आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का शिक्षा होना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा का 3 उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा सुझाव दिया था कि प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए स्नातक की उपाधि को समाप्त कर देनी चाहिए। चौथा सुझाव दिया था कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। पांचवा सुझाव दिया था कि महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। छठा सुझाव दिया था आपको कि विश्वविद्यालय के शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। और सातवां सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन का कार्य 180 दिन का होना चाहिए। और 8वां दिया था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के देख रेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और इन्हीं के सुझाव को ध्यान में रख करके 1953 में आपको यूजीसी का गठन किया गया, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। तो ये था हमारा भारत में, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास या इतिहास। ये तीनों वीडियो है, तीनों वीडियो में मैंने बहुत ईमानदारी से आप लोग को पढ़ाया है, एक एक आयोग के उनके विशेषताओं के बारे में, है ना। ये पीटी के लेवल से भी और मेंस के लेवल से मेंस के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। आइए अब एक जगह हम देख लेते हैं, आधुनिक भारत में जो प्रमुख शिक्षा आयोग हैं उनका गठन कब किया गया था और किसके समय में किया गया था, एक जगह कर देते हैं, ये जानना जरूरी है। चलिए, 1 नंबर में है हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच गठन हुआ कब? 1854 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, लिखते चलेंगे, एक जगह कर लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा भारत में प्रमुख शिक्षा आयोग, है ना। हेडिंग होगा भारत में प्रमुख शिक्षा आयोग। दूसरा नंबर है हंटर आयोग। हंटर आयोग, इसका गठन हुआ था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। तीसरा हुआ था रैले कमीशन। रैले कमीशन, इसका गठन हुआ था 1902 में लॉर्ड कार्जन के समय में, लॉर्ड कार्जन के समय में। चौथा जो गठन हुआ था वो आपका सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग, सैंडलर आयोग का गठन हुआ था 1917 में आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। पांचवा गठन हुआ था आपको हार्टोग समिति। हार्टोग समिति, हार्टोग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के समय में। उसके बाद 6 नंबर में आपको मूल शिक्षा का वर्धा योजना, मूल
शिक्षा का वर्धा योजना, मूल शिक्षा की वर्धा योजना लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। और 7वां है आपको सर्जेंट योजना, शिक्षा का सर्जेंट योजना, शिक्षा का सर्जेंट योजना, सर्जेंट योजना ये हुआ था आपको 1944 में, ये आपको मूल शिक्षा का वर्धा योजना 1937 लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। और शिक्षा का सर्जेंट योजना 1944 लॉर्ड बेवेल, है ना, ये था। और 8वां नंबर था राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949, है ना। सी राजगोपालाचारी, नीचे वाला नहीं दिख रहा हो तो सुन लीजिएगा, ये 8वां नंबर है आपको राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 में। आपको इसमें जो भारत के गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। तो ये आपका प्रमुख भारत में शिक्षा आयोग था। फिर समझिएगा, चार्ल्स वुड स्पेच 1854 लॉर्ड डलहौजी, हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन, रेले कमीशन 1902 लॉर्ड कर्जन, सैंडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हार्टोग समिति 1929 लॉर्ड इरविन, मूल शिक्षा का वर्धा योजना 1937 लॉर्ड लिनलिथगो, शिक्षा का सर्जेंट योजना 1944 लॉर्ड बेवेल, राधा कृष्ण आयोग 1948-49 श्री राजगोपालाचारी, है ना। तो ये आपको प्रमुख शिक्षा का प्रमुख शिक्षा आयोग और किसके समय में गठित हो गया था ये बताया था, ठीक ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास से लेकर हाजिर होंगे, तब तक इसको आप पढ़िए और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। मैं प्रयास किया हूँ कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं आएगा, इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।